जी स्टूडेंट्स लें जी, कल हमने जो बात की थी प्लानिंग की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के रोल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट जो है वो 3 तरह के काम कर रही होती है। पहला काम क्या है जी? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमने कल देखा था डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को आज हमने डिस्कस करना है। तीसरा काम क्या है? कंट्रोलिंग का। प्लानिंग क्या होती है कि हमने अपने मिशन को, अपने विजन को, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को या अपनी चीज को, एक जो कल एक टर्मिनोलॉजी रह गई वो क्या थी? स्ट्रेटजी। कभी सुना है ये वर्ड स्ट्रेटजी का? जैसे कि स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि ये करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे या किस तरीके से अचीव करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मैंने 3 घंटे डेली पढ़ना है ताकि मैं जल्दी अपने गोल को अचीव कर लूँ। मैंने हर क्लास को पढ़ना है, मैंने इस किताब से पढ़ना है, मैंने इतने घंटे पढ़ना है। दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है जी, ये किसका हिस्सा है? प्लानिंग का हिस्सा है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है? जहां पे आप चॉइस कर रहे होते हो, जहां पे आप दो ऑल्टरनेटिव्स में या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में चूज कर रहे होते हो कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आपने प्लानिंग की, मुझे एसीसीए करना चाहिए। अब एसीसीए ये एसीसीए करना है या फॉर एग्जांपल अभी आपने एफएससी की है, एफएससी के बाद आपने डिसाइड करना है कि यार मैं क्या करूंगा, मैं एसीसीए की तरफ जाऊंगा या मैं बीकॉम की तरफ जाऊंगा या मैं बीएससी करूंगा। अब ये आपने यहां पे क्या करना है? चॉइस करना है। इसी तरह कंपनी के पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, उन्होंने डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। तो जब आप डिसीजन करते हैं तो ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान में चॉइस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने डिसीजन लेना है कि क्या ए प्रोडक्ट बनाएं या बी प्रोडक्ट बनाएं। अगर हम कॉस्ट की बेस पर डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बनाने की कॉस्ट है $10, बी बनाने की कॉस्ट है $15, कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? ए ऑप्शन चूज करेंगे, इसलिए कि उसकी कॉस्ट कम है। ठीक है, अच्छा, डिसीजन मेकिंग करते हुए हम यूजुअली दो चीजों को कंपेयर करते हैं। यहां पे तो मैंने सिर्फ डेटा ही कॉस्ट का लिखा। एक होता है जी कॉस्ट और एक होते हैं बेनिफिट्स। कोई भी डिसीजन आप अपनी जिंदगी में करते हो, किसी भी तरह का डिसीजन लेते हो जिंदगी में, तो आप हमेशा, आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि इसका मुझे फायदा क्या होगा और इसका खर्चा कितना होगा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी। चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज खरीदने के लिए हो, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। और उसको किस बेसिस पे आप परखते हो? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेस पे। तो कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो, तो आप डिसीजन ले लोगे। इस सूरत में डिसीजन आप ले लोगे। अब अगर हम बात करें ए की कॉस्ट कम है लेकिन उसकी क्वालिटी भी बेहतर है, तो आप कहोगे यार कॉस्ट कम है, क्वालिटी बेहतर है, तो हमें क्या बनाना चाहिए? ए प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। अब कुछ डिसीजंस आप शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हो, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे कहां से मटेरियल खरीदना चाहिए, रॉ मटेरियल कहां से खरीदूंगा, इस दुकानदार से खरीदूंगा या दूसरे दुकानदार से खरीदूंगा। अब ये डे टू डे डिसीजंस हैं, ये रूटीन के डिसीजंस हैं। तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस रूटीन के डिसीजंस होते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रही है कि हमारी क्लास रूम 15 में होगी या रूम 16 में होगी, तो ये कौन सा डिसीजन है? ये शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ डिसीजंस है। सही है। कुछ डिसीजंस होते हैं जो आप लंबे अरसे के लिए ले रहे होते हो, जैसे कि आपके सामने डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या डिफरेंट तरह की प्रपोजल्स हैं। आप देख रहे होते कि यार अगले 5 सालों में मैं क्या डिसीजन लूंगा, मैं क्या करूंगा, अगले 10 सालों में मेरा डिसीजन कैसा होगा, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मैनेजमेंट काम करती है वो क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोल के अंदर हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि हमारे प्लान रिजल्ट्स क्या थे, यानी कि क्या हमारा प्लान था और क्या हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। जैसे कि हमारा प्लान था कि हमने 80% स्कोर करना है इस पेपर के अंदर, एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे आते हैं 60%। कितने का फर्क आ गया? 20% का।
अब मुझे बताएं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट सेट, क्या आप उन टारगेट को अचीव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अचीव कर रहे होते हैं ना, अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो अब आपको यहां पे नजर आता है कि यार मेरा टारगेट था, मैंने 80% मेरा टारगेट है, लेकिन मैं उससे लैग कर रहा हूं। मैंने कितने परसेंट दिया रिजल्ट? 60%। 20% से मैं लैग कर रहा हूं। इसको बाय द वे हम बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलेंगे वर्ड? वेरिएंस। अब वेरिएंस भी दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो हम डिफरेंस लेते हैं ना, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। हम कहेंगे यार हम तो लैग कर रहे हैं, हमारे टारगेट तो अचीव नहीं हो रहे। सही है। इसको आप एक और तरीके से देख लें। लेट्स सपोज कि मैं प्लान करता हूं कि मैंने एक प्रोडक्ट बनानी है $15 में, एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है $25। कितने से मेरा कॉस्ट बढ़ गई? $10 से। क्या मुझे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है? करना चाहिए। मुझे अपनी कॉस्ट एज पर प्लान लेकर आनी है। तो ये जो 25 मैंने क्यों खर्च की है 25, इसके बारे में आप एक्शन लोगे, इसके बारे में आप देखोगे कि यार किस वजह से ये $25 हुई है, मेरी कॉस्ट तो कम होनी चाहिए थी। क्लियर होगी बात? तो ये जो प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोल है, आप तीनों एरियाज में जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ये तीन काम कर रही होती है। सही हो गया जी। अब अगर आप गौर से देखें कि प्लानिंग करते हुए भी हम कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं करेंगे, डिसीजन करते हुए भी कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, और कंट्रोल करते हुए भी हम अपनी कॉस्ट को फैक्टर को इग्नोर नहीं करेंगे। तो तीनों एरियाज के अंदर हमें क्या करना है? कॉस्ट के फैक्टर को भी शामिल करना है। अगर आप दूसरे शहर से लाहौर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हो कि यार मैं लाहौर में पढ़ूंगा, तो क्या आप यहां पे लिविंग कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे? करिए। खाने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, पढ़ाई की कॉस्ट, प्लानिंग करते हुए वो कॉस्ट आपके हिस्सा होगी प्लानिंग का। डिसीजन लेते हुए भी मैंने अभी आपको बताया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे आप डिसीजन ले रहे होते हो, तो कॉस्ट यहां पे भी देखेंगे। फिर कंट्रोल करते हुए आपको कॉस्ट की जरूरत होती है, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी कॉस्ट की आपको जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ, इसलिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इकट्ठी इस्तेमाल की जाती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप ये देखें कि ये जो हमारा पूरा सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल पहले 10 चैप्टर जो हैं वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर, उसमें आपके कुछ चैप्टर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, कुछ चैप्टर्स आपके कंट्रोलिंग में हेल्प करेंगे। सही है। तो आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना है, साथ साथ हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करनी है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जी ऑब्वियसली प्लानिंग करते हुए, डिसीजन लेते हुए हमें इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एक मैनेजर हूं, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि बाकी कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं हमसे। तो अगर आपने प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कंट्रोल करना है, तो वी नीड इंफॉर्मेशन एंड वी ऑल्सो नीड डेटा। क्लियर होगी बात? तो इंफॉर्मेशन और डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल डेटा। ऐसा डेटा जिसके अंदर मीनिंग डाल दें, वो क्या बनेगी? इंफॉर्मेशन बनेगी। और डेटा क्या होता है कि विच इज नॉट हैविंग मीनिंग इन इट। जैसे कि मैं ये कहता हूं बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, क्या है? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कहां पे हो रही है, कितने मिलीमीटर में हो रही है, कितनी देर से हो रही है, सैलाब आने के चांसेस तो नहीं है। वो क्या है? वो डेटा है। मैं जब कहता हूं कि यार बारिश हो रही है लाहौर के अंदर पिछले 2 घंटों से और सैलाब आने का खतरा है, ये मैंने क्या किया? आपको इंफॉर्मेशन दी, मीनिंगफुल बना दिया। मैं ये कहता हूं कंपनी ने $2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, डेटा या इंफॉर्मेशन है? डेटा है। मैं ये कह रहा हूं प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपको क्या पता कौन से साल में कमाया? ये तो नहीं मैंने बताया ना कौन से साल में, किस महीने में।
तो अगर मैं ये बताता हूं कि इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, इतने से बढ़ गया प्रॉफिट, पिछले साल से इतना प्रॉफिट हो गया, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन हमें दोनों ही चाहिए। अब इंफॉर्मेशन जो है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं? आप कैसे कह सकते हो कि अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये नहीं है? उसके लिए हम एक्रोनियम यूज करते हैं। एक सारे फीचर्स, इंफॉर्मेशन के जितने भी फीचर्स होते हैं उनको हम सम अप कर देते हैं एक एक्रोनियम में, जिसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। ए स्टैंड फॉर एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट होना चाहिए। अभी मैं बताता हूं आपको इसके मीनिंग। ठीक है। सी स्टैंड फॉर कंप्लीट। सी स्टैंड फॉर कॉस्ट इफेक्टिव। उसके बाद यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है जी। आर स्टैंड फॉर रेलिवेंट। ए स्टैंड फॉर एक्सेसिबल। टी स्टैंड फॉर टाइमली। ई स्टैंड फॉर इजी टू यूज। इसके अलावा और फीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेन फीचर्स हम इधर ही सम अप कर रहे हैं। राइट। व्हाट इज ए? देखें, जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैनेजर्स को ताकि वो प्लानिंग कर सकें, डिसीजन ले सकें, कंट्रोलिंग कर सकें, सो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे आप कैलकुलेटर में अगर आपके पास आंसर डेसिमल्स में आ रहा है तो आप उसको क्या करते हैं? राउंड अप कर लेते हैं, एक्यूरेट बना लेते हैं। तो एक्यूरेट स्टैंड्स फॉर प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट। अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे, हम कहते हैं ना कि यार एक्यूरेटली मुझे बताओ कि आज टेम्परेचर कितना है। अब कई जगह टेम्परेचर आपका आ रहा है 29, कई जगह आ रहा है 30, कई जगह आ रहा है 35। आप कहते हो यार मुझे एक्यूरेटली बताओ भाई कि इस वक्त टेम्परेचर पूरे लाहौर में कितना है। तो आप क्या करेंगे? अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे, जब आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन में कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप एसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, आपको हर चीज के बारे में बताया जाता है, लेकिन आपको एग्जाम की फीस नहीं बताई जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इसका मतलब होता है कि नथिंग शुड बी ओमिटेड आउट। कोई भी इंफॉर्मेशन में जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो यू शुड नॉट बी लीविंग द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बात क्लियर? दूसरा है जी इंफॉर्मेशन। कई देखें, कई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको पे करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके बारे में रिसर्च हुई है, एक खास किस्म की रिसर्च है। अब उस रिसर्च को आपने इस्तेमाल करना है अपनी प्लानिंग के अंदर, आपको उसको पे करना पड़ेगा, उसका खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। ये ऐसे ही है कि अगर आपने ACCA करना है तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा, यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आपने कुछ ट्रैवलिंग का खर्चा किया सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, तो उसके ऊपर कॉस्ट आई। तो जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो यू मस्ट गेट चीपर इंफॉर्मेशन, यानी कि कॉस्ट वाइज भी आप देखोगे कि क्या मुझे उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में खर्चा कितना करना पड़ेगा और उसका फायदा कितना होगा। एंड इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जार्गन्स या टेक्निकल वर्डिंग यूज ना हो। मैं अब अगर आपको एक चीज समझा रहा हूं तो मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करूं ताकि आपको समझना आए। तो लिहाजा हमें इंफॉर्मेशन देनी है अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद एक्सेसिबल, कि एक्सेसिबल सॉरी रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट टू द पर्पस। अगर आप कहते हैं सर मुझे जरा ACCA के बारे में इंफॉर्मेशन दें, मैं आपको CFA की इंफॉर्मेशन, CA की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये तो रेलिवेंट ही नहीं है हमारे लिए, हमने तो ACCA करना है। उसके बाद टाइमली। टाइमली का मतलब क्या? सॉरी एक्सेसिबल, कि आप उसको एक्सेस कर सकें, उसको इकट्ठा कर सकें। कई इंफॉर्मेशन होती है आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो लिमिटेड है। इसी तरह आपकी जो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो नहीं आप इकट्ठी कर सकते, एक्सेसिबल नहीं है। टाइमली इंफॉर्मेशन जो अगर आपसे जब यू हैव टू प्रोवाइड इन टाइम, विद इन गिवन टाइम,
मैं कहता हूं जी आज आप मुझे रिपोर्ट दे दें, आप मुझे कल परसों जाकर रिपोर्ट देते हो, मैं कहूँगा यार आप लेट हो गए हो, मुझे तो आज इंफॉर्मेशन अभी चाहिए थी। देन ईजी टू यूज, ईजी टू प्रोसेस मीन्स कि आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकें, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो ये मेन फीचर्स हमने यहाँ पे समराइज कर ली हैं, ठीक है। तो कभी भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, तो मैनेजर्स को जब तक डाटा नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजंस कि हमारे लिए बेहतर डिसीजन क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डाटा है तो आप उसको कोशिश करेंगे मीनिंग डालने की ताकि वो एक इंफॉर्मेशन बन जाए। यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें, इसलिए मैं इसको ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। और इसमें मैंने जैसे कल बताया था कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आगे चल के बिल्कुल एंड पे देख रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ लेके जाना चाह रहा हूँ किसके ऊपर, कॉस्ट के एरियाज़ के ऊपर। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है, आपके पास डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो यू कैन ईजिली गेट इट। लें जी, नेक्स्ट हमारी बात है कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेज होते हैं विद इन द कंपनी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज, ये विद इन द कंपनी होते हैं। और कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द कंपनी होते हैं, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल HR की इंफॉर्मेशन है, ये इंटरनल है। फाइनेंस की इंफॉर्मेशन इंटरनल है। IT की इंफॉर्मेशन, IT सिस्टम जो आपकी कंपनी का है, इंटरनल है। प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन इंटरनल है। बात समझ आती। उसके बाद एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहां से आप इकट्ठी कर सकते हो, न्यूज़पेपर से, उसके बाद मैगजीन्स हो गए, उसके बाद इंटरनेट हो गया, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गई, ठीक है। इसी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आप इकट्ठी कर रहे हो वो क्या है, एक्सटर्नल है। सर्वेज वगैरह, क्वेश्चनर्स वगैरह, फीडबैक्स वगैरह। सो दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, आजकल हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल जो डाटा है ना या इंफॉर्मेशन है, दैट इज जस्ट लाइक माइन फॉर अ बिजनेस, गोल्ड माइन फॉर अ बिजनेस। जिस कंपनी के पास डाटा है, जिस कंपनी के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, सो दे विल ऑलवेज बी रूलिंग, दे विल ऑलवेज बी टेकिंग द लीडिंग पोजीशन। आजकल कंपनीज ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि यार डाटा इज द मेन चीज। अगर क्रेसेंट कॉलेज को ये एक्यूरेटली पता चल जाए कि इस वक्त स्टूडेंट्स मार्केट में कितने हैं, किस कॉलेज के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से वो कोर्सेज को पढ़ रहे हैं और क्या क्या फीसेस दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स एक्यूरेटली हम स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें कि स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम बड़ी अच्छी पोजीशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को मार्केटिंग करने में। सही है जी बात। तो जिस कंपनी के पास आजकल इंफॉर्मेशन है या डाटा है, उस कंपनी, वो कंपनी जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए मीनिंगफुल बनाएगी और उसको आसानी से इस्तेमाल करेगी अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी एक्सपेंशन के लिए। तो आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स के बारे में, कंपेटिटर्स के बारे में, अपने सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। सही है। इसके लिए हमारे पास डाटा के हवाले से एक टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं बिग डाटा। क्या बोलेंगे जी, बिग डाटा। बिग डाटा क्या है बेसिकली, बिग डाटा का मतलब क्या है? बिग डाटा का मतलब ये है कि आजकल जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे सामने या हमारे सामने डाटा है, अगर आप इंटरनेट की बात करें, गूगल पे जाएं तो गूगल के पास मैसिव डाटा है। फेसबुक पे अगर आप देखें तो फेसबुक पे कितना ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। फेसबुक पे कितने यूज़र्स हैं, उनके डिफरेंट पासवर्ड्स हैं, उनके डिफरेंट लॉगिन्स हैं। फिर फेसबुक के पास जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है, हर यूज़र का पता है कि यार ये यूज़र इस वक्त कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या खा रहा है,
उनके पास तो ये डाटा भी मौजूद है। उसके बाद वो कौन सी उसने पीछे माजी में कितनी उसने विजिट्स किए हैं, कहाँ कहाँ पे वो गया है, क्या क्या उसकी हॉबीज़ हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, तो फेसबुक के पास सारी डिटेल्स आपके यूजर्स की है। अब फेसबुक उसको कैसे इस्तेमाल करता है, फेसबुक अपने यूजर्स के बारे में डाटा रखा हुआ है, और फेसबुक जो है अगर आपने कोई अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, आप फेसबुक के एड्स जब चलाते हैं तो आप उनको पे करते हैं। अब फेसबुक आपसे कुछ एनालिटिक्स शेयर करता है, और वो क्या करता है, वो उसको मार्केटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आजकल जो हमारे पास डाटा है उसको कंपनीज क्या करती है, यूजफुल बनाने के लिए कोशिश करती है। इसलिए आजकल बहुत सारी जॉब्स डाटा एनालिस्ट की आपको नजर आएंगी कि जो कि स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड के लोग होते हैं और उस डाटा के ऊपर काम करते हैं, उसको वैल्यूएबल बना के कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ये जितनी भी कंपनीज हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये क्या कर रही होती हैं, कस्टमर्स के बारे में, यूजर्स के बारे में, ऑडियंस के बारे में क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। सही है जी। तो इसके लिए डेटाबेस भी लार्ज चाहिए। अब फेसबुक जो है उसके इतने बड़े बड़े डाटा वेयर हाउसेज हैं जहां पे अपने डाटा को वो स्टोर करें, वो सिर्फ एक हार्ड ड्राइव में इतना डाटा स्टोर नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी पूरी आपके पास बड़ी बड़ी स्पेसेस है जहां पे उस डाटा को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब है कि हर एक सेकंड में 10 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, डाउनलोड भी हो रही हैं, अपलोडिंग भी हो रही है, राइट। उनका मैसिव डाटा है, तो देयर इज अ बिग डाटा। अब यूट्यूब भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड एड्स चला लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो लिहाजा इस डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि बिग डाटा हमारे पास कितना है, इसलिए कि हर सेकंड में, मिली सेकंड्स में इंफॉर्मेशन की ट्रैफिक हो रही है, नई इंफॉर्मेशन आ रही है, डाटा आ रहा है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि हम डाटा की बात कर रहे थे तो हमें ये बिग डाटा का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। बिग डाटा मीन्स मैसिव डाटा, लार्ज क्वांटिटी में डाटा आ रहा है और इसको हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में डिस्कशन हुई है, आप किताब से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। FBT के अंदर भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में, बिग डाटा के बारे में, ठीक है, और डाटा एनालिटिक्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, और हमने बात की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, अब हम बात थोड़ी सी करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। अब इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव नेचर हो सकती है और क्वालिटेटिव नेचर की भी हो सकती है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विच इज फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और विच इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा कस्टमर बड़ा खुश है मुझसे, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल। क्वालिटेटिव है, मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं ना किसी चीज के। मेरे इंप्लॉयज बड़े खुश हैं, क्या है, नॉन फाइनेंशियल है, क्वालिटेटिव है। मैं ये कहता हूं मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा आया है, मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल, विच इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, या आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में क्या होगा, विच कैन बी कंप्यूटेड न्यूमेरिकली, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, विच इज क्वांटिफाइंग, वी आर क्वांटिफाइंग इट, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के कैश फ्लोज, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी का लॉसेस, कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज, ऑल दैट इज फाइनेंशियल नेचर, इट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमें इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की भी होगी, कुछ नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी होगी, और कई दफ़ा हम दोनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन मिक्स भी होती है, जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है और कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होती है, राइट। तो 3 टाइप्स होंगी, या इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल होगी, या इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल होगी, और या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ होगी। सही। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो माजी के बारे में होती है, जो माजी के बारे में बता रही होती है,
पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको करंट पोजीशन के बारे में भी बता रही होती है और फ्यूचर के बारे में भी बता रही होती है। सही है? तो यहां तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया कि इंफॉर्मेशन और डेटा इज यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने अगर एक प्रोडक्ट बनानी है तो मुझे उसके बारे में डेटा चाहिए कि उसके मटेरियल की कॉस्ट क्या आएगी, उसके ऊपर खर्चे कितने होंगे, कितने की मैं बेचूंगा, कस्टमर अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में क्या चल रही है प्राइस, मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, इंडस्ट्री की प्राइस क्या चल रही है। तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, आई नीड इंफॉर्मेशन, आई नीड टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। सही? तो लिहाजा कहां से इकट्ठी की जाएगी? सोर्सेस। कैसी इकट्ठी की जाएगी, किस फॉर्म में होगी, किस टाइप की होगी? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। यहां तक कोई सवाल जहन में आता है तो पूछ लें। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके बाद, और हमारा जो टॉपिक है अब वो डिफरेंसेस का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इन डिफरेंसेस से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, अच्छा जब भी मैं कहूँगा ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम उसको अलग से नहीं पढ़ रहे कॉस्ट अकाउंटिंग को, हम इसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा हमें ये डिफरेंसेस से पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करेंगे। ये थ्योरेटिकली एरिया है, बड़ी दफ़ा टेस्ट हो चुका है एग्जाम के अंदर, और कल से इंशाअल्लाह ताला वी विल जंप ऑन द चैप्टर विच इज़ फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे कल से। ठीक है? तो हम सीखेंगे कॉस्ट क्या होती है, कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर नंबर 2 है मेरा ख्याल है। देखिए कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ना। तो कल यहाँ पे हम इसको पूरा चैप्टर को नहीं कवर कर रहे, चैप्टर 1 को। इसमें से मैं सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन आपको दी है, चूँकि सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, किस बला का नाम है। और इसके साथ साथ ये है कि जो एरियाज़ मैंने आपको पढ़ाए हैं किताब से आपने पढ़ने हैं, और साथ आपने उसको रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। कोई क्वेश्चन आता है आप मेरे से अगले दिन लाजमी डिस्कस करेंगे। लें जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरा नहीं मैं लिख रहा। पहला डिफरेंस देखते हैं जी, ये डिफरेंसेस की बात हो रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास जो पहला डिफरेंस है ना, हम कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखें, जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं कि यार इतने के एसेट्स थे, इतनी की लाइबिलिटीज़ थी, इतना खर्चा किया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हो गया। तो वो इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? फाइनेंशियल नेचर की। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देंगे और नॉन फाइनेंशियल भी, यानी कि दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। दूसरा फर्क यहाँ पे आएगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल नेचर की होगी। किस नेचर की होगी? हिस्टोरिकल। पास्ट के बारे में हम बताते हैं, हम बताते हैं कि माजी में हमने क्या कमाया, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। यहाँ पे हम करंट इंफॉर्मेशन और फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है? प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग का। ठीक है? तो यहाँ पे पास्ट, करंट और फ्यूचर तीनों को ही हम कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा करंट और फ्यूचर। तीसरा डिफरेंस क्या है जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर सम बिजनेसेस। लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर आपकी एक कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए कंपलसरी है कि उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, इट इज ऑप्शनल। आपकी मर्जी है कि अगर आप
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो यू कैन अडॉप्ट इट। क्लियर होगी बात? उसके बाद चौथा जो फर्क है कि जो यूजर्स हैं वो कौन से होंगे, इस इंफॉर्मेशन को कौन इस्तेमाल कर रहा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन इस्तेमाल करता है? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में क्या हम बात करें, जैसे बैंक्स हैं, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं अगर आपने उनसे लोन लेना है। शेयर होल्डर्स, कोई नए शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपसे कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और यहां पे जो यूजर्स होंगे वो कौन से होंगे? इंटरनल होंगे, मैनेजमेंट आपके यूजर्स। दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। पांचवा फर्क क्या है जी? कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये फॉर्मेट आपको गवर्नमेंट देगी या रेगुलेटरी बॉडीज देंगी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो कहती हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी नजर आनी चाहिए, उसका कुछ फॉर्मेट है। यहां पे कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप किसी भी फॉर्मेट में, जैसे रिपोर्ट के फॉर्मेट में दे दो, लेटर के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, ईमेल के थ्रू दे दो, ठीक है, शॉर्ट मेमो के थ्रू दे दो, तो देयर इज नो सेट फॉर्मेट टू प्रोवाइड द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे 5 मेन फर्क हैं जिसको हमें जहन में रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एरिया। सही है जी, बात क्लियर हो गई? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसको आपने घर से जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। किताब से आप ढूंढिएगा, भाई ने किताब खोली हुई है साथ साथ, तो आपको नज़र आ जाएगा चैप्टर 1 के अंदर ये एरिया हमने डिस्कस कर लिया है जी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये है कि कुछ चूँकि एरियाज़ हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं, तो मैं आपको नोट्स देने की पोजीशन में होऊंगा इंशाल्लाह। तो कल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप उसको फ़ोटोकॉपीर्स के पास मैं रखवा दूंगा, आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा और उन नोट्स को आपने किताब साथ लेकर आना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि दोनों को इकट्ठे भेज दूं ताकि आप कल चैप्टर 2 भी क्लास में लेते आएँ। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स के ऊपर ही आपने लिखते जाना है। मैंने जगह छोड़ी हुई है, मैंने आपको दिखाया भी था कि नोट्स कैसे हैं, तो उसके ऊपर आप लिखते जाएंगे। जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपने उसको लिखते जाना है कि सर ने ये पॉइंट यहाँ पे बताया, ये पॉइंट ऐसे बताया। सही है? कोई ज़हन में सवाल है इसको लेके तो आप ज़रूर पूछें। और इसके साथ एक और भी चीज़ है कि देखें, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको एग्ज़ाम किट के अंदर आपने ज़रूर सर्च करना है। जैसे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि किताब में दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें डिफरेंसेस की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वो भी डिफरेंसेस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 डेटा के बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंसेस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के अंदर बात कर रहा है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग की। सही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बात कर रहा है क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन की, जिसको आज हमने डिस्कस किया, एक्यूरेट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी बात कर रहा है क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन की। 15 भी क्वालिटीज की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये डेटा के बारे में बात कर रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 के हवाले से आपकी किट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको साथ करवाऊंगा भी इंशाल्लाह ताला, और साथ साथ आप इन क्वेश्चन को देख के आएंगे कल जो मैंने मार्क करवाए हैं आपको। तो आपने डेली लिस्ट बना ली या करनी है कि सर ने ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि माजी में कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे आ सकते हैं, क्या ट्रेंड है उसका। तो प्लीज़ एग्ज़ाम किट को साथ ज़रूर लेकर आना है, और अगर किताब नहीं भी है तो एग्ज़ाम किट ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है जी,
सोर्सेज ऑफ डाटा जो है ना, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। चैप्टर नंबर 10 अगर आप निकालें तो ज़रा देखिएगा सोर्सेज ऑफ डाटा में क्या लिखा हुआ है। निकालें ज़रा चैप्टर नंबर 10, खोलें ज़रा। तो सोर्सेज की हमने थोड़ी सी बात भी की है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे तो बहुत डिटेल में है, कैलकुलेशंस भी हैं, कुछ सेट्स भी यूज़ की जा रही होगी, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज, ये मैं कल इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। उसके बाद आगे चलें जी। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल एनालिसिस, ये थोड़ा स्टैट्स के बारे में, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको डाटा एनालिसिस करते हुए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डाटा की हमने बात की टॉपिक नंबर 2 में कि कहाँ पे हम डाटा को इस्तेमाल करते हैं। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोलिंग में इस्तेमाल करते हैं, मैंने बता दी बात, ठीक है। फिर कुछ उसने और टाइप्स भी दी हुई हैं, मशीन या सेंसर डाटा जो है, कि हम डाटा को कैसे इकट्ठा करते हैं, सेंस करके भी इकट्ठा करते हैं। ट्रांजैक्शनल डाटा होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन है वो उसका डाटा ट्रांजैक्शनल डाटा है। ह्यूमन सोशल डाटा, ये आपके क्या है डाटा जी, ये टाइप्स ऑफ डाटा की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, ये हम पढ़ सकते हैं, पेरोल की इंफॉर्मेशन हो गई, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हो गई। देन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, ट्रेड जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर उसने इंटरनेट की स्ट्रेंथ की बात की है, वीकनेसेस की बात की है, ये जनरल डिस्कशन है इसके बाद। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो हम फर्दर जाके बात कर रहे होंगे वो है सैम्पलिंग की, कि डाटा इकट्ठा करना है तो आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, और सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। ये जो चैप्टर है ना, इट हैज़ मोर डिटेल्स रिलेटिंग विद द स्टैटिस्टिक्स, सही है। तो अभी हम इस पोजीशन में नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल एंड पे हम इन चैप्टर्स के ऊपर वापस आएंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हैं, सही है। चैप्टर 1 और चैप्टर 10 को साइमल्टेनियसली आप देख सकते हैं, और इसी तरह नोट्स में भी मैंने चैप्टर इसको इकट्ठा ही किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 और एक और भी चैप्टर है 17, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। ये थ्योरी के चैप्टर हैं, बड़े आसान है, समझना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक ही गो में हम तीनों चैप्टर फड़का देंगे इंशाल्लाह ताला एंड पे ऊपर। अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये डिफरेंसेस क्या हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ी दफ़ा टेस्ट हुआ है, इसको आपने पढ़ के आना है, ठीक है, कल के लिए। काफ़ी काम हो गया, शुरू में हम थोड़ा सा स्लो, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी स्पीड पकड़ें, इसलिए कि 18 चैप्टर हैं और डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हर एक की अपनी एक नेचर है चैप्टर की। तो पढ़ के आइएगा प्लीज़, इतना मुश्किल नहीं है। कोई क्वेश्चन होगा कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।